आइए अंदर आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अगर आप जल्द से जल्द अपोस्टिल करवाने के सटीक तरीके जानना चाहते हैं, तो यह वीडियो देखें। इस प्रकार के दस्तावेज को जितनी जल्दी और आसानी से हो सके अपोस्टिल कैसे करवाएं? तो फिर तैयार हो जाइए। चलिए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। नमस्ते। ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको अपोस्टिल जल्दी करवाने का तरीका जानना होगा। टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसे गैर अभिलेखनीय शिक्षण प्रमाण पत्र प्रति मानता है। इसकी लागत क्या होगी, वर्तमान में प्रोसेसिंग का समय कितना है और हमारे साथ टेक्सास अपोस्टिल ऑर्डर देने के लिए आपको कौन कौन से सटीक कदम उठाने होंगे। सबसे पहले टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा गैर अभिलेखनीय दस्तावेजों को अपोस्टिल के लिए ईमेल या फैक्स न करें। एक अपवाद है जिसे हम 1 मिनट में बताएंगे। आपको अपने शिक्षण प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी के साथ मूल वेट इंक साइन प्रमाणित हलफनामा हमें डाक से भेजना होगा या हमारे मुख्य ऑस्टिन कार्यालय में स्वयं आकर जमा करना होगा। दूसरा, गैर अभिलेखनीय दस्तावेज टेक्सास के नोटरी पब्लिक से वेट इंक में नोटराइज होने चाहिए। अन्य राज्य या देश स्वीकार्य नहीं, केवल टेक्सास नोटरी ही मान्य है। फिर आपको किसी वकील या टेक्सास नोटरी से अपने गैर अभिलेखनीय दस्तावेज पर जुरर या स्वीकृति पाठ शामिल या संलग्न करवाना होगा, जैसा यहां दिखाया गया है। मूल रूप से इसे टेक्सास एजुकेटर सर्टिफिकेट, टीचिंग सर्टिफिकेट या टेक्सास टीचिंग सर्टिफिकेशन कहा जाता है। यह बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। बिल्कुल, हमने लोगों की पहचान धुंधली कर दी है। ठीक है, ये आप नहीं है। एक हाई स्कूल या कॉलेज डिप्लोमा, डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, वहां जाने के लिए अलग अलग पेज हैं। आप यहां से आगे जा सकते हैं। कॉलेज डिग्रियां, डिप्लोमा, रिकॉर्ड्स, वहां ऊपर जाई और वह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और फिर ट्रांसक्रिप्ट्स, और हमारे पास हाई स्कूल और विश्वविद्यालय के भी डिप्लोमा रिकॉर्ड्स ट्रांसक्रिप्ट्स हैं। ठीक है, तो ये पेज केवल ये बताएगा कि अपने दस्तावेजों को सही तरीके से कैसे तैयार करें। तो इन्हें इस पर एपोस्टिल प्राप्त करने के लिए स्वीकार किया जाएगा। इसी प्रमाण पत्र पर एपोस्टिल प्राप्त करें, केवल इसी पर। तो आपको क्या करना है कि आपको एक प्रमाणित प्रति शपथ पत्र बनाना होगा, क्योंकि आप असली प्रमाण पत्र का नोटरीकरण नहीं करवा सकते। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऐसा नहीं करेंगे, वे उस पर एपोस्टिल जारी नहीं करेंगे। वे केवल उसी टीचिंग सर्टिफिकेट पर एपोस्टिल जारी करेंगे जिसकी फोटोकॉपी के साथ एक प्रमाणित प्रति शपथ पत्र हो, जिसे नोटराइज किया गया हो और आप या शिक्षक प्रमाण पत्र धारक द्वारा हस्ताक्षरित हो। तो बस इस टेक्स्ट को यहां से कॉपी करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट करें और प्रिंट कर लें। या सबसे आसान तरीका यह है कि इस पीडीएफ आइकन पर क्लिक करें। सारा हाईलाइट किया हुआ कंटेंट उस पीडीएफ में है जो तुरंत प्रिंट हो जाएगा और फिर आप उसे लेंगे। फिर टेक्सास नोटरी से इसे उनके सामने भरवाकर साइन करें। इसे सही भरना जरूरी है क्योंकि नोटरी अक्सर गलती कर देते हैं। मत मानिए, उन्हें सब पता है, अक्सर उन्हें नहीं पता होता। इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो आपको उन सभी गलतियों के बारे में बताएगा जो वे कर सकते हैं और जिनकी आपको जांच करनी है। तो सबसे पहले इस जगह पर यहां लिखा है एजुकेटर सर्टिफिकेट होल्डर का नाम प्रिंट करें। आप ही एजुकेटर हैं, इस पर आपका नाम लिखा है। तो आपके शिक्षण प्रमाण पत्र पर नाम चाहे जैसा भी हो, आपका नाम जो यहीं पर दिया गया होगा। यह ध्यान दें कि हमने सुरक्षा के लिए उस व्यक्ति के नाम को धुंधला कर दिया है। तो अगर आपका नाम यहां जॉन डी है, डो या जेन डी, डो, तो आपको प्रमाणित शपथ पत्र पर अपना नाम केवल मध्य नाम के इनिशियल के साथ ही छापना होगा। ठीक है, अगर इसमें जॉन डगलस डो जैसा पूरा मध्य नाम है तो शपथ पत्र पर भी पूरा नाम लिखना होगा। अगर सर्टिफिकेट पर मध्य नाम नहीं है तो आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह बहुत आसान है, बस अपने प्रमाण पत्र को देखें। आपका नाम जैसे छपा है वैसे ही आपको और नोटरी को अपना नाम छापना है और फिर आप उसे यहीं लिखें और फिर आप यहां अपना नाम साइन करते हैं, यानी शिक्षक प्रमाण पत्र धारक का हस्ताक्षर। और फिर नोटरी को भी वही करना है, शिक्षक प्रमाण पत्र धारक का नाम छापना है। उन्हें आपका नाम ठीक वैसे ही छापना है जैसे आपने ऊपर किया था। दोनों मेल खाने चाहिए, यह एक आईने की तरह होना चाहिए। आपने नाम जैसे भी लिखा है उन्हें भी वैसे ही करना होगा। अगर आप अपना पूरा मिडिल नाम लिखेंगे तो वे इसमें गलती कर देंगे। वे ध्यान नहीं देते, जिससे आपका दस्तावेज अस्वीकृत हो जाएगा और आपके पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। या फिर नोटरी गलती कर देगा और सोचेगा कि उसे वहां अपना नाम साइन करना है। नोटरी का नाम वहां नहीं जाता। ठीक है, या वे अपना नाम साइन कर देंगे। वे नाम और साइन दोनों करेंगे। हमने नोटरी के साइन देखे हैं, पर आपका दस्तावेज रिजेक्ट हो रहा है। यहाँ नोटरी का नाम होने पर डॉक्यूमेंट खारिज हो सकते। हमने ये भी देखा है कि उन्होंने एजुकेटर होल्डर से वहां साइन करवा लिया, जबकि आपको केवल यहाँ अपना नाम साइन करना चाहिए। वे आपसे यहाँ साइन करवाते हैं, आपके दस्तावेज अस्वीकृत हो जाते हैं। तो फिर से आपको लगता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन वे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बस नोटरी पर खड़ी नजर रखें कि वे इसे सही भरें। अगर वे ऐसा नहीं करते और हमें रोज अस्वीकृतियां मिलती हैं, तो इसकी वजह है कि लोग निर्देश नहीं मानते और नोटरी खुद नहीं जानते कि क्या करना है, और इसीलिए
इससे आपका पैसा बर्बाद होगा क्योंकि प्रक्रिया दोहराने के लिए आपको फिर से भुगतान करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए हमारे निर्देशों का पालन करें और नोटरी को अच्छी तरह समझाएं कि उन्हें सब कुछ कैसे करना है। फिर से नोटरी यहां सिर्फ साइन करता है। आप टेक्सास ई नोटरी या ऑनलाइन नोटरी से जूम द्वारा दस्तावेज नोटराइज करा सकते हैं। यदि आप टेक्सास या अमेरिका से बाहर हैं तो हमारे संपर्क करें पेज पर अपना इलेक्ट्रॉनिक रूप से साइन और नोटराइज दस्तावेज अपलोड कर हमें भेजें। तो आपको हमें कुछ भी मेल या ड्रॉप ऑफ करने की जरूरत नहीं है। हमारे संपर्क करें पेज पर जाने के 3 अलग तरीके हैं। आप यहां क्लिक कर सकते हैं, या आप यहां महिला पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप यहां क्लिक कर सकते हैं। नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके हमारे टेक्सास अपोस्टिल ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाएं। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, उसे प्रिंट करना होगा और फिर प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल के साथ हमें मेल या ड्रॉप ऑफ करना होगा, ताकि हम आपके दस्तावेज आपको या किसी और को वापस भेज सकें। यदि आप ई नोटरी वाले इलेक्ट्रॉनिक वर्जन का उपयोग कर रहे हैं तो आपको हमें कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं है। बस हमारे संपर्क पेज पर 3 चीजें अपलोड कर दें। पहली चीज है आपके इलेक्ट्रॉनिकली नोटराइज्ड सर्टिफाइड कॉपी एफिडेविट और टीचिंग सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी का पीडीएफ, और ये सब एक ही पीडीएफ में हो सकता है। दूसरा आपके प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल, और तीसरा हमारे ऑर्डर फॉर्म की पीडीएफ। तो जब आप हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाते हैं तो प्रिंटर पर हार्ड कॉपी प्रिंट करने के बजाय आप अपने कंप्यूटर पर जाएंगे, अपने प्रिंटर की सेटिंग्स में जाएं, वहां ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको सेव एज पीडीएफ का विकल्प मिलेगा, उसे चुनें। तो जब आप ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाएंगे तो जानकारी को पीडीएफ में सेव करें और हमारे संपर्क करें पेज पर अपलोड कर दें। बस आपको हमें कुछ भी डाक से भेजने की जरूरत नहीं है। आपको गाड़ी चलाने या उड़ान भरने की जरूरत नहीं है, और आप इसे कहीं से भी अपने घर से ही कर सकते हैं। अब अगला है दूसरा चरण, जो है शिपिंग निर्देश। ये दूसरा चरण है। मैं आपको बताऊंगा कि आप दस्तावेज हमें कैसे भेजेंगे और हम आपके पास दस्तावेज कैसे वापस भेजेंगे। तो ये शिपिंग भेजने और प्राप्त करने के बारे में है, और इसके साथ ही शिपिंग लेबल बनाने की प्रक्रिया के बारे में भी। ये निर्भर करता है कि आप राज्य, संघीय या दूतावास स्तर के दस्तावेज अपोस्टिल करवा रहे हैं या फिर तीनों ही। अगर आप किसी नॉन हैग देश जा रहे हैं तो आपको दस्तावेज वैधीकरण या सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा। और अगर यह राज्य स्तर का दस्तावेज है, जैसे कि मान लीजिए वियतनाम या थाईलैंड के लिए जन्म प्रमाण पत्र, तो आपको इसे पहले टेक्सास राज्य स्तर पर करवाना होगा, फिर यूएस विदेश विभाग, और फिर उस देश के दूतावास में। और ये तीसरा चरण है। तो मैं आपको ये सब बताऊंगा कि आपको शिपिंग कैसे करनी है। तो अपने दस्तावेज हमें भेजने के लिए आमतौर पर केवल 2 तरीके होंगे। पहला और सबसे आसान तरीका, जो हम 99% लोगों को सुझाते हैं, वह है ओवरनाइट भेजना। अपने दस्तावेज हमारे ऑस्टिन पते पर भेजें, जो ऑर्डर फॉर्म और शिपिंग निर्देशों में है। या अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं तो आप दस्तावेज खुद आकर दे सकते हैं। फिर भी इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती, जैसा कि हम चरण 3 में बताते हैं। इससे काम तेज नहीं होता। मेल या खुद जमा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वॉक इन सेवा नहीं है। आप हमारे कार्यालय में आकर तुरंत अपोस्टिल लेकर नहीं जा सकते। अपोस्टिल केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस वॉशिंगटन डी.सी में, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट या उस विदेशी देश के कांसुलेट या दूतावास में ही किए जाते हैं। और हम सभी लीगलाइजेशन अपने डीसी कार्यालय में करते हैं। डीसी में सभी विदेशी दूतावासों में, जहां 99% विश्व के विदेशी दूतावास स्थित हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। अगर आप अपने दस्तावेज हमें मेल करने जा रहे हैं तो कृपया पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल न करें। यूनाइटेड स्टेट्स पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल न करें। वे बार बार दस्तावेज खो देते हैं। हर साल वे किसी कारण से अरबों डॉलर का नुकसान करते हैं। वे अयोग्य हैं, वे विश्वसनीय नहीं हैं, उन्हें न बरतें। अपने दस्तावेज हमें मेल न करें और न ही वापसी की मांग करें, क्योंकि उनकी ट्रैकिंग अक्सर खराब होती है। हम केवल फेडेक्स का उपयोग करने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो फेडेक्स या यूपीएस, या अगर आप यूरोप, दक्षिण अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका में हैं तो मुझे पता है कि वहां के देशों में डीएचएल बहुत लोकप्रिय है। लेकिन फिर भी सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा विकल्प, जिसके साथ हम हर दिन हजारों दस्तावेज दुनिया के सभी 6 महाद्वीपों पर अपने क्लाइंट्स को भेजते हैं, अभी तक अंटार्कटिका को छोड़कर, और वह है फेडेक्स। वे अब तक सबसे भरोसेमंद हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज न तो खराब हों और न ही खो जाएं, तो वे सबसे भरोसेमंद हैं। और अगर आप दस्तावेज भेज रहे हैं तो वे सबसे सस्ते भी हैं। कम से कम अमेरिका में तो यही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम अपने डीसी ऑफिस में शिपिंग करते हैं ऑस्टिन, टेक्सास से। यह टेक्सास के बीचों बीच है। जितना दूर आप देश के पार जा सकते हैं उतना दूर, अटलांटिक महासागर तक, वॉशिंगटन डीसी तक। हमें अपने डीसी और ऑफिस में 2 दिन में फेडेक्स से दस्तावेज भेजने में $10 और 95 सेंट खर्च होते हैं। ऑफिस में यूपीएस चुनने पर भी वही समय लगेगा। इसकी कीमत $40 से ऊपर है, जबकि पोस्ट ऑफिस से यह $20 से ज्यादा है। ये लगभग $23 है। ये दोगुने से भी ज्यादा है। तो अगर आप दस्तावेज भेज रहे हैं तो फेडेक्स यूपीएस और पोस्ट ऑफिस की तुलना में बहुत सस्ता है, खासकर जब आप इसे जल्दी यानी ओवरनाइट या 2 दिन में भेजना चाहते हैं। अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि केवल अगर आप
FedEx वन विकल्प का उपयोग करते हैं और हमारे शिपिंग पेज पर हमारा वीडियो वे इसे विस्तार से बताएंगे। मैं इसे समझाने जा रहा हूं, तो ये हैं वे लिंक जिन पर आपको क्लिक करना है। तो ये एक लंबा वीडियो होगा, लगभग 15 से 20 मिनट का एक और वीडियो। ये आपको ऐसी चीज सिखाएगा जो FedEx या UPS अपनी वेबसाइट पर भी नहीं करते। हमारे पास स्क्रीनशॉट्स और एक वीडियो है जो स्क्रीनशॉट्स के साथ आपको यह दिखाता है कि आप fedex.com या ups.com पर कहीं से भी प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे बना सकते हैं। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, आप ऑनलाइन जाकर प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं। फिर आप उसे प्रिंट करके हमें भेजें या डाउनलोड की गई PDF ईमेल कर दें। वह सिर्फ एक PDF है। आप हमें यह नहीं दे सकते। शिपिंग लेबल वर्ड डॉक्यूमेंट, जिफ, जेपेग या किसी भी अन्य फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। आपको वही ओरिजिनल PDF चाहिए जो UPS और FedEx दोनों आपको देंगे। यहाँ इन लिंक्स पर क्लिक करने पर वे वीडियो और स्क्रीनशॉट्स से आपको दिखाएंगे कि इसे कैसे करना है, चाहे आप कहीं भी हों। अगर आप इंटरनेशनल भेज रहे हैं तो आपको आमतौर पर कस्टम्स इनवॉइस की ज़रूरत होती है। रसीद कहा जाता है, वह बनानी होती है। आप इनमें से इस वाले पे क्लिक करें। ये FedEx के लिए है और ये वाला UPS के लिए है। हमारे पास एक पहले से तैयार टेम्पलेट है जिसे बस भरना है और फिर अपना नाम और तारीख लिखकर डाल दें। बस ये आपके लिए तैयार है। वैसे देश के अनुसार इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम हमेशा सावधानी के लिए यह करते हैं। अगर आप अमेरिका से किसी दूसरे देश में इंटरनेशनल शिपिंग या डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं तो ये करें। उदाहरण के लिए मेक्सिको को इसकी इतनी ज्यादा परवाह नहीं होती है और FedEx को भी नहीं, लेकिन दुनिया के अधिकांश अन्य देशों में कस्टम्स से सफलतापूर्वक गुजरने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास ये हो। ठीक है। और फिर एक और बड़ी बात यह है कि आप शिपिंग लेबल पर हमारा नाम नहीं डाल सकते। मैं फिर से दोहराता हूं, जब हम इसे आपको वापस भेज रहे हैं तो आप अपनी शिपिंग पर कहीं भी हमारा नाम, फोन नंबर, पता नहीं डाल सकते। ये आपके लिए शिपिंग की बात हो रही है। तो हमने आपके दस्तावेज का अपोस्टिल कर दिया है और अब आप चाहते हैं कि वह आपको या किसी लॉ फर्म को वापस भेजा जाए, या किसी अन्य देश में, या किसी दोस्त, परिवार के सदस्य, सहकर्मी, कंपनी या सरकारी संस्था को भेजा जाए। आप जहां भी चाहें कि हम इसे भेजें। आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं, ठीक है। आप ही आयातक और आप ही शिपर हैं, तो आप उस पर हमारा नाम नहीं डाल सकते। अगर ये कस्टम्स से जाता है तो हमें बिल भरना होगा और इसमें सैकड़ों डॉलर लग जाते हैं। ये हमारा नहीं है, इसलिए अगर आपने उस पर हमारा नाम डाला तो हम आपके दस्तावेज वापस नहीं करेंगे। ठीक है। इसे आप ऐसे समझें जैसे लिफाफा भेजते समय ऊपर बाईं ओर अपना खुद का ही नाम लिख रहे हो। हम वापसी भेजने वाले का पता डालते हैं ताकि अगर आपके द्वारा दिया गया पता गलत हो और डाक डिलीवर न हो तो डाकघर उसे आपको वापस भेज सके। बस यही एक चीज हम आपसे मांग रहे हैं। आप उसमें हमारा पता बिल्कुल नहीं डाल सकते। आपको कोई भी पता डालना होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने दोस्त, परिवार, सहकर्मी या किसी व्यवसाय का पता डाल सकते हैं, सब चलेगा। आप हमारी जानकारी नहीं डाल सकते। बस अपनी जानकारी भरें। आप टो और फ्रॉम दोनों में अपना पता डाल सकते हैं। जैसे आप इसे भेज रहे हैं, अगर आप इसे यूरोप भेजना चाहते हैं तो अमेरिका में रहने वाले किसी दोस्त या परिवार का पता दे सकते हैं। फिर से ये केवल तब है जब आपकी डाक आपको वापस लौटाई जाती है। वापसी के लिए उन्हें एक पता चाहिए। कस्टम्स के लिए भी किसी का पता होना जरूरी है ताकि बकाया शुल्क का बिल भेजा जा सके। फिर से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस हमारा पता नहीं डाल सकते। ये आसान है। इन दोनों में आप इस पर क्लिक करेंगे, हम इसका मतलब और तरीका बताएंगे। जब आप FedEx या UPS पर पहुंचेंगे, जब आप ऑनलाइन कर रहे होंगे तो वे पूछेंगे ये कहां से भेजा जा रहा है। आप बस हमारा पता या फोन नंबर वहां नहीं डाल सकते। ये काफी आसान है, लोग रोज करते हैं। कहते हैं हम ये नहीं कर सकते पर आप कर सकते। आप गलत कर रहे हैं। निर्देश फॉलो करें फिर ऑनलाइन करें। FedEx या UPS स्टोर में इसे न करें क्योंकि उन्हें अक्सर पता नहीं होता कि वे क्या कह रहे हैं। इसे बस ऑनलाइन करें। हम इसे हर दिन दुनिया के हर देश से करवाते हैं। आप ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं हमारे पते का उपयोग किए बिना, क्योंकि फिर से आप लेबल ऑनलाइन बना रहे हैं और आप ही इसके लिए भुगतान कर रहे हैं, हम नहीं। हम आपके लिए FedEx, UPS या DHL से भेज देंगे। आप हमारा पता नहीं डाल सकते क्योंकि हम तकनीकी रूप से FedEx, UPS या DHL की नज़र में फिर हम ही आयातक बन जाते हैं, हम ही शिपर बन जाते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी, कानूनी जिम्मेदारी हमारी कंपनी पर आ जाती है और हमारी कानूनी नीति हमारी कंपनी की नीति। हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता न डालें क्योंकि हम इसे शिप नहीं कर पाएंगे और न ही वापस भेजेंगे। हम आपसे संपर्क करके नया शिपिंग लेबल के लिए कहेंगे। अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर पर हमारा पता, फोन नंबर या नाम न डालें। खासकर विदेश जाने वाले पार्सल हम वापस नहीं भेजेंगे, इसलिए यह ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपको जल्दी है और ये दस्तावेज तुरंत चाहिए तो इसमें देरी हो सकती है। नया लेबल भेजने और हमसे संपर्क होने में कई दिन लग सकते हैं। इसीलिए कृपया इन निर्देशों का पालन करें और इस प्रीपेड शिपिंग लेबल पर हमारा नाम, पता या फोन नंबर ना लिखें। तो शिपिंग के बारे में बस इतना ही है। ये फिर से बहुत ही आसान है। अगर आप हमें दस्तावेज देने आ रहे हैं तो बस हमें दें।
सुनिश्चित करें कि आप हमें दस्तावेज देने भी आ सकते हैं। आप हमें प्रीपेड शिपिंग लेबल दे सकते हैं और हम उन्हें वापस भेज देंगे। आप सामान यहाँ छोड़ जाते हैं लेकिन चाहते हैं कि हम उन्हें डाक से लौटा दें। कई लोग ऐसा करते हैं। तो इसके बाद आप ऑनलाइन अपना शिपिंग लेबल बनाएं, हमारी ऑस्टिन शाखा में दस्तावेज जमा करें और फिर उसी दिन, अगले दिन या फिर 2 दिन बाद, जैसा कि हमने तीसरे चरण में बताया, राज्य सचिव को उन्हें जारी करने में कितना समय लगता है या फिर संघीय सरकार या दूतावास को, तो हम इसे आपको वापस भेज देंगे। बस इतना ही। धन्यवाद। ये तीसरा चरण है। मैं आपको हमारी मौजूदा कीमतों के बारे में बताऊंगा। कृपया ध्यान दें और यदि आप हमें अपने दस्तावेज सौंपने जा रहे हैं तो हमारी प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा आज 30 नवंबर साल 2025 तक की ही है। तो अगर आप हमें ये दस्तावेज जमा करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले हमारे ऑनलाइन ऑर्डर फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकाल कर तैयार रखना होगा। आपको यहां नीचे क्लिक करना है, बिल्कुल यहीं। यहां क्लिक करने से आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर पहुंच जाएंगे जिसे आपको ऑनलाइन भरना है और फिर उसका प्रिंट आउट लेना है। और वहाँ एक और वीडियो है जिसमें हम बताएंगे कि ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है और बाकी सारी जानकारी देंगे। तो अगर आप हमें अपने दस्तावेज डाक से भेजने जा रहे हैं, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं, तो आप हमारे ऑर्डर फॉर्म का प्रिंट आउट निकालें और उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ, जैसा कि हम स्टेप 2 में बताते हैं, हमें भेज दें। अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें खुद आकर जमा करना चाहते हैं, तो इससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती और मैं इसके बारे में आगे बताऊँगा। अगर आप हमारे ऑस्टिन ऑफिस में दस्तावेज जमा करना चाहते हैं, जो कि हमारा एकमात्र स्थान है, न ह्यूस्टन, न डलास, सिर्फ ऑस्टिन ऑफिस, तो आप वहां जमा कर सकते हैं अपने दस्तावेज। तो अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा और उसे अपने दस्तावेजों के साथ लाना होगा। हमारे कट ऑन ऑफ टाइम्स खासकर उसी दिन की सेवा के लिए इस प्रकार हैं। यदि हमें आपके दस्तावेज दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं तो उन्हें टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में दाखिल कर दिया जाता है। यह सोमवार से शुक्रवार सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार है, किसी भी सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर। तो जब भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दफ्तर खुला रहता है और वे वास्तव में सिर्फ संघीय और राज्य अवकाशों से ज्यादा दिनों के लिए बंद रहते हैं, जैसे इस साल 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को भी वे बंद थे, वह कोई संघीय अवकाश नहीं था। और इस हफ्ते थैंक्स गिविंग से पहले बुधवार को भी वे बंद थे और वह भी कोई संघीय अवकाश नहीं था। या ब्लैक फ्राइडे कोई संघीय अवकाश न होने पर भी वे बंद रहते हैं। वे इस हफ्ते 3 दिन बंद हैं और क्रिसमस पर भी 3 दिन बंद रहेंगे। उन्होंने क्रिसमस ईव से पहले की घोषणा कर दी है। क्रिसमस ईव संघीय अवकाश नहीं है, इसलिए उनके बंद होने पर हम आपके दस्तावेज दाखिल नहीं कर सकते। बस आप ये जान लें। तो टर्न अराउंड समय का ध्यान रखें। कोई भी कंपनी आपके दस्तावेज दाखिल नहीं कर सकती जब तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दफ्तर खुला ना हो। मैं बस इस बारे में स्पष्ट होना चाहता हूं। तो अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार से शुक्रवार, जब वे खुले होते हैं, दोपहर 12 बजे तक सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम पर मिल जाते हैं, तो हम गारंटी देते हैं। अगर हमें वे दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं तो हम उन्हें टेक्सास राज्य में दाखिल कर देंगे। फिर उनकी टर्न अराउंड समय सीमा के अनुसार वे बदलती रहती हैं। हम इसे नियंत्रित नहीं करते। कोई भी कंपनी या व्यक्ति ये तय नहीं कर सकता कि वे कितनी जल्दी प्रोसेस करेंगे अभी के लिए, और हम इसे हर महीने बदलते हैं। जैसे अभी कुछ घंटों में यह दिसंबर 2025 हो जाएगा। तो अगर आप यह वीडियो 2026 या 2027 में देख रहे हैं तो इसमें जो दिख रहा है उसे भूल जाइए। यहाँ पेज पर जो लिखा है वही वर्तमान में सचिवालय का टर्न अराउंड टाइम है और मैं इसे हमारे उदाहरणों के साथ समझाऊंगा। तो अभी के लिए नवंबर 2025 में सचिवालय को दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं और मैं समझाने जा रहा हूं कि 0 दिन का क्या मतलब है। ठीक है, तो हम यहां कुछ परिदृश्य देते हैं। अगर हमें आपके कागजात डाक या ड्रॉप ऑफ के जरिए दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं तो हम आपके दस्तावेज दाखिल कर देंगे। फिर यह संभव है लेकिन निश्चित नहीं है। सचिवालय उसी दिन आपका अपोस्टिल जारी कर सकता है। तो समान दिन का मतलब है 0, यानी हमें आपका दस्तावेज उसी दिन दोपहर या उससे पहले मिल जाएगा। हम उसे उसी दिन दाखिल करेंगे और वे संभवतः उसी दिन जारी भी कर सकते हैं। हम उसी दिन वापस डाक से भेज देंगे, यही 0 दिन है। या फिर हमारे द्वारा दाखिल करने के बाद उन्हें आपके लिए जारी करने में 2 कार्य दिवस तक भी लग सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां हमारे उदाहरण समझाने जा रहा हूं। तो परिदृश्य 1, हमें आपके दस्तावेज सोमवार को हमारे दोपहर 12 बजे के केंद्रीय मानक समय की कट ऑन ऑफ से पहले या उसी समय मिल जाते हैं और फिर हम उसे उसी दिन दाखिल कर देते हैं। सचिवालय आपके दस्तावेजों पर उसी दिन अपोस्टिल जारी कर सकता है, जो कि 0 दिन है। अगले कार्य दिवस पर वे यह कर सकते हैं जो 1 दिन या 2 कार्य दिवस हो सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में आपको ये बुधवार को मिलेगा और आपके पास डाक से वापस आ जाएगा। तो ये सबसे अच्छा स्थिति है अगर हमें आपका दस्तावेज 12 बजे तक मिल जाता है। ठीक है,
दूसरा उदाहरण ये है कि अगर हमें आपका दस्तावेज दोपहर 12 बजे के बाद मिलता है, तो अगर आप हमें डाक से भेजते हैं और हमें ये 2-3 बजे दोपहर में यूपीएस, फेडेक्स या डीएचएल से मिलता है, या आप इसे हमारे ऑफिस में छोड़ जाते हैं 2, 3, 4, 4:55 पर, हमारे पास लोग ठीक 5 बजे से पहले दस्तावेज छोड़ जाते हैं। उसी सोमवार को हम इसे अगले दिन फाइल करेंगे, यानी हम इसे केवल अगले दिन ही फाइल कर सकते हैं। हम इसे अगले कार्य दिवस पर फाइल करेंगे और फिर वे उसी दिन इसे जारी कर सकते हैं, यानी शून्य दिन। वे इसे अगले कार्य दिवस पर 1 दिन या 2 कार्य दिवसों में जारी कर सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में हम इसे गुरुवार को उठाकर आपको वापस भेज सकते हैं। तो फिर अगर हमें आपका दस्तावेज सोमवार को मिलता है, चाहे वह दोपहर से पहले मिले या बाद में, ये बुधवार या गुरुवार तक हो जाएगा। ये बिल्कुल सबसे खराब स्थिति है। जब तक कोई ज़ॉम्बी प्रलय या एलियन आक्रमण ना हो, सोमवार को देने पर यह गुरुवार तक आपको वापस भेज दिया जाएगा। सबसे अच्छी स्थिति में तो यह सोमवार को ही वापस मिल सकता है। तो बस इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं, और मैं इस बात पे जितना जोर दूं उतना कम है। अगर आप दस्तावेज डाक के बजाय हमारे ऑस्टिन कार्यालय में आकर जमा करते हैं, तो भी प्रक्रिया में कोई तेजी नहीं आती। चाहे दस्तावेज ड्रॉप ऑफ से मिले या डैक से, दोपहर से पहले या बाद में, समय बिल्कुल उतना ही लगेगा। लोग अक्सर वेबसाइट पढ़े बिना यह सोच कर आ जाते हैं कि काम उसी दिन हो जाएगा, पर यह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के कारण मुमकिन नहीं हो पाता। ये उन्हीं पर निर्भर करता है। वे तय करेंगे कि वे इसे उसी दिन जारी करेंगे, अगले दिन या 2 दिन बाद। तो कृपया, जब तक आप ऑस्टिन क्षेत्र में नहीं रहते, इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती। बस अपने दस्तावेज हमें ओवरनाइट भेज दें, जैसा कि हमने स्टेप 2 में बताया है कि कैसे करना है। और ये कीमतें आज की तारीख के अनुसार हैं। ये कीमतें 2026, 27 या 28 में, या जब भी आप यह वीडियो देख रहे हों, बदल सकती हैं। वीडियो की बातों पर न जाएं, बल्कि जो यहां लिखा है उसी के अनुसार चलें। इस समय यहां जो लिखा है वही सही वर्तमान मूल्य है। तो पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से दस्तावेज का अपोस्टिल करवाने के लिए इसकी कुल कीमत $95 होती है, और इसमें सभी फाइलिंग फीस शामिल हैं। तो आपको हमें कोई चेक, मनी ऑर्डर या कैशियर का चेक नहीं भेजना है। आपको राज्य की फाइलिंग फीस के लिए हमें पैसे नहीं भेजने हैं, और आपको कागजी कार्रवाई भी नहीं करनी है। आपको हमें राज्य का फॉर्म नहीं भेजना है। हमारे पास अपने खुद के फॉर्म हैं, और हम फाइलिंग फीस का भुगतान करते हैं। तो ये सिर्फ $95 है, बस इतना ही, कोई टैक्स नहीं है। ये सिर्फ $95 फिक्स है, बस यही आपको देना है। और अगर दस्तावेज 1 से अधिक हैं तो इसमें छूट मिलती है। और ये आपके लिए एक आसान सा चार्ट है। एक दस्तावेज के लिए $95 हैं, 2 के लिए 1 पार्सल चाहिए, ये 170 है, 3 के लिए 245, और इसी तरह आगे बढ़ता है। ये मौजूदा कीमतें हैं, बस यही है। और कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज हर एक के लिए $75 है। और फिर जब आप ऑर्डर करने के लिए तैयार हों, तो बस इस बटन पर क्लिक करें, और ये आपको हमारे टेक्सास अपोस्टिल के ऑर्डर फॉर्म पेज पर ले जाएगा। और फिर से, ये केवल टेक्सास के लिए है। ये ना तो फेडरल प्राइसिंग के लिए है, और न ही कॉर्पोरेट प्राइसिंग के लिए, न ही टेक्सास कॉर्पोरेट प्राइसिंग, कॉर्पोरेट दस्तावेजों के अपोस्टिल या एम्बेसी फीस के लिए। ये विशेष रूप से केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और टेक्सास के दस्तावेजों के लिए है। तो वे दस्तावेज जो टेक्सास के नोटरी द्वारा नोटरीकृत किए गए हों, या वे दस्तावेज जो टेक्सास की किसी संस्था, जैसे शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हों, जैसे कि टेक्सास का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक का आदेश, आपराधिक रिकॉर्ड, चेक, ड्राइविंग लाइसेंस, पावर ऑफ अटॉर्नी, इस तरह की चीजें। तो ये तीसरा चरण है। धन्यवाद।